तो गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 के बारे में, यानी कि फार्मा केम के यूनिट 3 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट इन्होंने यूनिट की हेडिंग यहाँ पर दी है, इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड्स का मतलब ये होता है, इनऑर्गेनिक मीन्स जिसके जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स नहीं होंगे उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट दिया है डिफाइन टर्म हेमेनेटिक्स। अब हेमेनेटिक्स टर्म क्या होती है? हेमेनेटिक्स का मतलब होता है कि हेमेनेटिक्स मींस कि आप जो है वो हेमेनेटिक्स ड्रग्स जो है वो यूज करते हैं ताकि ब्लड की में आयरन की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर सके। ठीक है, यहाँ पर भी देखो इन्होंने यहाँ पर यही बताया कि हेमेनेटिक्स आर द ड्रग्स यूज टू इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हेमेनेटिक्स जो है वो रेफर किए जाते हैं पेशेंट को। और हेमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन किस में? ब्लड में। ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसे हम आयरन भी कहते हैं। तो ब्लड में जब आयरन की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है तब हम पेशेंट को जो है वो हेमेनेटिक्स रेफर करते हैं। और साथ में वो क्योर करता है एनीमिया को भी। अब एनीमिया हमें पता है क्या होता है, जिसमें लॉस ऑफ ब्लड की जो कंडीशन होती है उसको हम एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया को क्योर करने के लिए भी हेमेनेटिक्स जो है वो रेफर किए जाते हैं। अब एनीमिया जो है मेनली किसकी वजह से होता है? ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। जब ब्लड में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए उसकी वजह से एनीमिया होता है। तो उस सारी कंडीशंस को क्योर करने के लिए हेमेनेटिक्स जो है वो दिए जाते हैं। दीज एजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ये हेमेनेटिक्स एजेंट्स जो होते हैं ये ब्लड की फॉर्मेशन के लिए जो है वो जरूरी होते हैं। अभी यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल मेंशन किए हैं। हेमेनेटिक्स को जो है वो यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जैसे कि फेरस सल्फेट देते हैं पेशेंट को, या फिर फेरस ग्लूकोनेट, या फिर फेरिक अमोनियम सिट्रेट। ये कुछ हेमेनेटिक्स ये कुछ हेमेनेटिक्स के एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर इन्होंने, जो पेशेंट को दिए जाते हैं जब उन्हें एनीमिया के साथ एनीमिया से उन्हें ट्रीट करना होता है। तब एनीमिया से क्योर करने के लिए जो है वो ये हेमेनेटिक्स जो है वो पेशेंट को रेफर किए जाते हैं। अब आगे इन्होंने बताया हुआ है, डिस्कस द सोर्स एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन। अब आयरन का सोर्स क्या है, उसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे वो एसोसिएट होता है बॉडी में, कैसे वो एसोसिएट करता है बॉडी प्रोटीन्स के साथ, ये सब कुछ जो है वो आगे इन्होंने डिस्कस किया है। तो फर्स्ट इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि आयरन इज कंसीडर्ड टू बी द वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप सबको पता ही है कि हमारी पूरी बॉडी में जो है वो ज्यादा से ज्यादा पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड प्रेजेंट होता है और ब्लड के अंदर आयरन प्रेजेंट होगा। तो आयरन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ह्यूमन बॉडी का। इट्स यूजुअली कंटेंट आर अबाउट 45 mg पर केजी बॉडी वेट। 45 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है आयरन। अब टोटल बॉडी कंटेंट जो है आयरन का वो एस्टिमेट किया गया है 3 से 4 ग्राम तक का। और जो मेन पोर्शन होता है बॉडी में आयरन का वो 70% होता है, यानी कि 70% जो है बॉडी के अंदर आयरन प्रेजेंट होगा। कहाँ कहाँ पर? एक हीमोग्लोबिन में और एक मायोग्लोबिन में। अब हेमोग्लोबिन तो आपको पता है कि वो ब्लड में जो प्रेजेंट होता है उसको हेमोग्लोबिन कहते हैं। अभी मायोग्लोबिन कहाँ होता है? मायोग्लोबिन क्या होता है कि मायोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि स्ट्रेटेड मसल्स में प्रेजेंट होता है। स्ट्रेटेड मसल्स जो होती है वो स्केलेटन मसल्स में ही प्रेजेंट होती हैं। और ये जो मसल्स होती हैं स्ट्रेटेड मसल्स, ये अटैच्ड होती हैं बोन्स और टेंडन्स के साथ। और इनका मेन फंक्शन यही होता है इन मसल्स का भी, मायोग्लोबिन का भी, कि ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कैरी करते हैं टू द मसल्स तक जो है ये ऑक्सीजन की सप्लाई को लेके जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने फिर यही बताया हुआ है कि जो रिमेनिंग पोर्शन जो है बॉडी में आयरन का, आगे इन्होंने बताया कि जो रिमेनिंग पोर्शन है बॉडी में आयरन का वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज आयरन की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट आयरन की फॉर्म में और एंजाइम आयरन की फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि पहले तो इन्होंने बताया कि 70% आयरन जो होता है वो हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, और रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ द आयरन बच रहा है बॉडी में वो कहाँ पे होता है? वो स्टोरेज आयरन में जाके स्टोर होता है, ट्रांसपोर्ट आयरन में होता है और एंजाइम आयरन में होता है। अब नॉर्मल एडल्ट में जो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि 1 mg ऑफ आयरन जो है वो लॉस्ट हो जाता है बॉडी से डेली, मतलब डेली रूटीन में जो है आपकी बॉडी से जो है वो 1 mg का आयरन जो है वो लॉस्ट होता ही होता है।
The amount of iron in body is controlled by regulating the absorption and not excretion. अब बॉडी में आयरन का अमाउंट जो भी है, पूरे बॉडी में जो भी आयरन का अमाउंट प्रेजेंट होता है वो कंट्रोल्ड होता है बाय द रेगुलेटिंग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करने से, मतलब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस की वजह से ही पूरी बॉडी में जो आयरन होता है वो रेगुलेट होता है, और इसमें एक्सक्रीशन का कोई काम नहीं होता है। मतलब मेन काम जो है वो एब्जॉर्प्शन का ही है। अगर एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपरली होगी बॉडी में तो उसमें आयरन का अमाउंट जो है वो प्रॉपरली रेगुलेट रहेगा। द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट, अब इसका मेन रीजन क्या है कि एब्जॉर्प्शन क्यों रेगुलेट करता है आयरन को बॉडी में। इसका मेन रीजन ये है कि बॉडी जो है वो रिसाइकल करती है आयरन को, वो आयरन को रिसाइकल करती है जो कि ऑब्टेन्ड होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज से जो आयरन ब्रेक डाउन होता है उस आयरन को वो रिसाइकल करती है बॉडी, देयर बाय द डेली रिक्वायरमेंट। इसीलिए डेली रिक्वायरमेंट जो है वो आयरन की कम होती है। अब आयरन रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज होती है कब, आयरन की रिक्वायरमेंट बॉडी में इंक्रीज कब होगी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ग्रोथ एंड लैक्टेशन। अब आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोगों ने जब आप आगे फर्दर हॉस्पिटल ट्रेनिंग लगाओगे तो उसमें आप देखोगे कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स आती है उनको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स जो है वो रिकमेंड की जाती है। क्यों फॉलिक एसिड्स की टैबलेट इसीलिए दी जाती है क्योंकि उनकी बॉडी में जो है उनको आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है प्रेगनेंसी के टाइम में। इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो है वो फॉलिक एसिड की टैबलेट्स को जो है वो रिकमेंड किया जाता है। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर कही है कि जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो प्रेगनेंसी के टाइम में जो है वो ज्यादा होती है, लैक्टेशन के टाइम में भी ज्यादा होती है। और आगे इन्होंने कहा है कि अबाउट 10 to 12 mg की कंसेंट्रेशन जो है आयरन की वो मेल में होनी चाहिए और फीमेल में 12 to 18 mg की होनी चाहिए। आगे इन्होंने कहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन गेट लॉस्ट इन हेमोरेजेस। अब लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन, काफी ज्यादा अमाउंट का आयरन जो है वो हेमोरेज में भी लॉस हो जाता है। हेमोरेज का मतलब होता है नर्व्स का, मतलब बोलते हैं ना कि किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, आपने सुना ही होगा ये टर्म कहीं टीवी में या सीरियल में कि उसको ब्रेन हेमरेज हो गया है। तो हेमरेज का मतलब होता है कि नसों का फट जाना, जैसे बोलते हैं कि नसें फट गई हैं तो उसको जो है मतलब हेमरेज बोलते हैं, उस टर्म को हेमरेज बोलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आयरन जो है वो हेमरेज में लॉस होता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो में भी लॉस हो जाता है। अब आपको पता ही होगा कि गर्ल्स को ज्यादातर जो है वो मेंस्ट्रुएशन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है गर्ल्स में, तो उन दिनों में भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा आयरन जो है वो उनकी बॉडी से लॉस हो जाता है। आयरन लॉस जो है वो बहुत ज्यादा भी होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में भी आयरन लॉस बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू प्लेसेंटा। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के टाइम में उसकी बॉडी में आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि उसे क्योंकि वुमेन को क्योंकि उस पेशेंट को, उस प्रेग्नेंट वुमेन को खुद भी आयरन की जरूरत है और उसके वोम में जो बेबी है उसको भी आयरन की जरूरत है। तो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम में आयरन की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा चाहिए होती है। उनको खुद की बॉडी को क्योर करने के लिए भी आयरन की रिक्वायरमेंट चाहिए और जो बेबी है उसकी नरिशमेंट के लिए भी आयरन की रिक्वायरमेंट चाहिए। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम में जो है वो आयरन लॉस जो है वो ज्यादा भी हो जाता है वुमेन्स में, क्योंकि आधे से ज्यादा आयरन तो वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में ट्रांसफर कर देंगे। तो कई बार अगर वुमेन को ही एनीमिक की कंडीशन राइज हो गई प्रेगनेंसी के टाइम में तो उससे भी वो भी बड़ी डेंजरस कंडीशन है। तो इसलिए जो है वो वुमेन्स को प्रेगनेंसी टाइम में जो है वो ज्यादा से ज्यादा आयरन की डिमांड होती है। ठीक है, 10 आयरन प्रेपरेशन, इसीलिए आयरन प्रेपरेशन जो है वो जनरली दी जाती हैं प्रेगनेंसी के टाइम में। अब स्मॉल अमाउंट का आयरन जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में भी और फेसेस में भी, और जो बल्क ऑफ द आयरन है वो एक्सक्रीट हो जाता है फीसिस की फॉर्म में, वो भी अनएब्जॉर्ब्ड आयरन, जो फूड से अनएब्जॉर्ब्ड आयरन होता है वो फीसिस की फॉर्म में जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। अब कभी आपने नोट की होगी ये चीज, अगर आपने कभी आयरन के सप्लीमेंट्स खाए होंगे तो आप कभी नोट करना ये चीज की जब भी आप आयरन के सप्लीमेंट्स खाते हो तो आपका जब भी कोई भी इंसान, आप खाओ या कोई भी पेशेंट खाएगा, तो जब भी कोई इंसान आयरन के सप्लीमेंट्स खाता है तो जो उसका स्टूल होता है वो ब्लैक कलर के होता है। फीसेस जो उसके होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। क्यों, क्योंकि वो आयरन की प्रेजेंस की वजह से होता है। जब हमारी बॉडी आयरन इनटेक करना शुरू करती है तो कई बार जो फीसिस, जो स्टूल का कलर होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो वो इसी की वजह से होता है क्योंकि आपने आयरन के सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो इनटेक किए होते हैं।
आयरन इज एसेंशियल टू द एलिमेंट्री मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आयरन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत एसेंशियल है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है ह्यूमन की बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है वो रेस्पिरेटरी चेन से टू द बॉडी पार्ट्स, इसलिए आयरन बहुत एसेंशियल एलिमेंट होता है। आयरन जो है बहुत वाइटल रोल प्ले करता है बॉडी के फंक्शंस में, और ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट भी होता है ब्लड सिस्टम का और टिश्यूज का, जहां पर वो एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। आयरन जनरली एसोसिएट करते हैं दो टाइप के प्रोटीन्स, मतलब जनरली आयरन आयरन के अंदर जो है वो दो तरह के प्रोटीन होते हैं। फर्स्ट आता है हेमोप्रोटीन्स और सेकंड आ जाएगा आयरन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सबसे पहले हम हेमोप्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हेमोप्रोटीन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेस्पिरेशन के लिए और ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। अब जो साइटोक्रोम्स है, साइटोक्रोम्स के बारे में आपने सुना ही होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में साइटोक्रोम ए बी सी होते हैं, या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस में भी साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो जितने भी साइटोक्रोम्स होते हैं ए बी सी, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट साइटोक्रोम होता है सी। साइटोक्रोम सी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन जो है कॉम्प्लेक्सेशन मतलब कॉम्प्लेक्स बनाता है पोरफायरिन रिंग के साथ। अब ये जो पोरफायरिन रिंग होती है ये हेमोग्लोबिन में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि साइटोक्रोम सी में जो आयरन होता है, आयरन जो है वो कॉम्प्लेक्सेशन यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है पोरफायरिन रिंग के साथ, और फंक्शन करता है एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरियर का एज अ फंक्शन करता है, जिसमें वो क्या कैरी करता है, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। जिस Fe2 पॉजिटिव को हम फेरस फॉर्म बोलते हैं, फेरस फॉर्म बोलते हैं, और जो Fe3 पॉजिटिव है उसको फेरिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है आइदर करेगा वो Fe2 पॉजिटिव को लेके जाएगा या फिर Fe3 पॉजिटिव को लेके जाएगा। बिकॉज ऐसा इसलिए इट कैन टेक अप और लॉस इलेक्ट्रॉन इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की प्रोसेस में या तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स को टेकअप कर लेंगे। अदर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो आयरन में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कैटालेज और पेरोक्सीडेज। अब हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो है वो आर अदर इंपॉर्टेंट हेमोप्रोटीन्स। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हेमोप्रोटीन्स होते हैं जो कि एबल करते हैं, जो कि स्टोर करते हैं और साथ में ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को। अब हेमोग्लोबिन में क्या होगा कि आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है फेरस फॉर्म में, और ये कॉम्प्लेक्सेशन बना देता है विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ। मतलब हेमोग्लोबिन के अंदर Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में आयरन प्रेजेंट होता है, और वो जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म कर देता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है। और द अपटेक और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, जो भी अपटेक और रिलीज होता है ऑक्सीजन का, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि पीएच पे, कार्बन डाइऑक्साइड पर, कंसेंट्रेशन पर। इन सभी फैक्टर्स, ये सभी फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे जो आयरन की डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो करेक्टराइज किया जाता है बाय डिक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि जब बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया की कंडीशन अराइज होगी। तो एनीमिया में क्या होता है कि बॉडी की जो है वो कैपेबिलिटी कम हो जाती है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की, मतलब बॉडी जो है वो प्रॉपरली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती जब उसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। सेकंड इन्होंने बताया आयरन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब आयरन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में क्या होता है कि इस कैटेगरी में जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें क्या इंक्लूड होता है, फेरेटिन और हेमोसेडरिन। फेरेटिन और हेमोसेडरिन जो है वो लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब फेरेटिन क्या करता है कि फेरेटिन में क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स आयरन होते हैं वो अकर होते हैं फेरिक फॉर्म में, यानी कि Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में। फेरेटिन में क्या होगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स आयरन होंगे वो Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, यानी कि फेरिक फॉर्म में, और वो इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे और रिलीज करते हैं फिर फेरस फॉर्म में। मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो आयरन, वो फेरेटिन के साथ जो है आयरन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है वो फेरिक फॉर्म में, लेकिन जब वो बॉडी में रिलीज होता है तो वो फेरस फॉर्म में रिलीज होता है, यानी कि Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में। हेमोसेडरिन जो है वो कंसीडर करता है एज ए डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरेटिन। अब हेमोसेडरिन क्या होता है, हेमोसेडरिन जो है वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म जो होती है फेरेटिन की
उसको बोलते हैं हेमोसेडरिन बाय सम साइंटिस्ट। मतलब कुछ साइंटिस्ट का कहना ये है कि हेमोसेडरिन जो होता है वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म होती है फेरेटिन की। अब फेरेटिन जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि हेमोसेडरिन जो है वाटर इनसॉल्युबल होगा। फेरेटिन ट्रांसफेरिन जो है एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है और मेजर जो आयरन ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। ठीक है, मतलब ट्रांसफेरिन जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा, और मेजरली ये आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो एटम्स होते हैं फेरिकाइन के, जो कि बाउंड करते हैं हर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। और ये बाइंडिंग जो होती है वो इतनी प्रैक्टिकली होती है जिसकी वजह से कोई भी आयरन जो है वो लास्ट में लेफ्ट नहीं बचता है प्लाज्मा में ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस। अब एरिथ्रोपोइसिस का क्या मतलब होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। जब फॉर्मेशन होती है आरबीसीज की, उस दौरान क्या होगा कि जो भी ट्रांसपेरेंट प्रोटीन होता है वो अटैच करता है सरफेस रिसेप्टर ऑफ द डेवलपिंग आरबीसीज। जो आरबीसीज डेवलप हो रहे होते हैं उनके रिसेप्टर्स के साथ जाकर जो है वो अटैच हो जाता है, जिससे कि आयरन को वो रिलीज करता है बॉडी में। अगर आयरन एंटर करता है प्लाज्मा में तो वो बाउंड कर जाता है स्पेसिफिक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि ट्रांसफेरिन के साथ। और ये जो बाउंड फॉर्म होती है इसमें क्या होगा कि आयरन जो है वो इस बाउंड फॉर्म की वजह से आयरन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि वेरियस बॉडी के कंपार्टमेंट्स में आयरन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। अब स्मॉल अमाउंट का आयरन जो भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा वो अकर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर सॉल्युबल प्रोटीन। वाटर सॉल्युबल प्रोटीन की फॉर्म में जो है स्मॉल अमाउंट का आयरन जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और वाटर सॉल्युबल प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे फेरेटिन भी बोलते हैं, अभी जो हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इन द बॉडी आयरन जो है मेनली कंसेंट्रेटेड होता है कहाँ पर? लीवर में। मतलब बॉडी के अंदर आयरन ज्यादातर जो है वो लीवर में प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस में और कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स में, जैसे कि कैटालेज और साइटोक्रोम्स में। अब स्टोरेज साइट पर आयरन जो है वो डिप्लीट, मतलब स्टोरेज साइट पर आयरन जो है वो डिप्लीट हो जाता है, कम हो जाता है। और सीरम में आयरन का लेवल जो है अगर वो फॉल हो जाए बिलो 60 माइक्रोग्राम पर 100 ml, तो उससे क्या होगा? एनीमिक कंडीशन जो है वो अराइज हो जाएगी। यूजुअली चिल्ड्रंस में क्या होता है, जैसे जो भी चिल्ड्रंस होती हैं, जो भी गर्ल्स होती हैं, यूजुअली गर्ल्स में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएटिंग के दौरान, और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं या फिर वेजिटेरियन पीपल जो भी होते हैं वो सब जो है सफर करते हैं, या फिर वो लोग जिनको हुकवॉर्म, जिनकी बॉडी में हुकवॉर्म होता है या फिर मलेरिया की प्रॉब्लम होती है, उन सब की बॉडीज में, मतलब ऐसे ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं, जैसे बच्चे हो गए, मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स हो गई या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गई, इन सब की बॉडी में जो है वो ज्यादा चांसेस होते हैं एनीमिया डेवलप होने के। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होगा कि 300 mg ऑफ आयरन की रिक्वायरमेंट जो है वो फीटस को होती है, और फर्दर 400 से 500 mg की आयरन की रिक्वायरमेंट जो है वो मेटरनल मेटरनल होगी, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन को होगी। तो 400 से 500 mg आयरन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो प्रेग्नेंट वुमेन को होती है, और 300 से 400 जो है वो फीटस को होती है। तो इसीलिए जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो है वो आयरन के सप्लीमेंट्स जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं, ताकि उनकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी ना हो। यूजुअली एनीमिक पेशेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस अटैक के, इस इन्फेक्शन के अटैक के वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में वैसे भी आयरन की कमी होती है। तो आयरन डेफिशिएंसी को जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट कॉज कंसीडर किया गया है प्री मेच्योर बर्थ। कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स में क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम में, जैसे नॉर्मली गेस्टेशन पीरियड 9 months का होता है, तो प्री मेच्योर बर्थ क्या होता है कि कुछ बेबीज का जो बर्थ है वो 7 month में ही हो जाता है या 6 month में हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्री मेच्योर बर्थ। तो प्री मेच्योर बर्थ के केसेस में भी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें आयरन की भी डेफिशिएंसी होती है, और कई बार जो उनके बेबीज होते हैं उनमें भी आयरन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नियोनेटल डेथ के कॉजेज जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। मेन कॉज जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन का क्या है? फर्स्ट ये कि अगर बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गई है, मतलब अगर बॉडी अच्छे से आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से भी बॉडी में आयरन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टाइनल पैरासाइट, अगर बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट प्रेजेंट है, कोई कीड़ा प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से भी आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती, मतलब आयरन की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है। सेकंड इन्होंने कहा है कि इंक्रीज्ड लॉस ऑफ आयरन अंडर द सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशंस के अंडर क्या होता है कि आयरन जो है वो लॉस हो जाता है, जैसे मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई कि प्रेग्नेंट वुमेन में आयरन
के लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स में भी आयरन लॉस जो है वो ज्यादा होता है। तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जो है वो आयरन के लॉस जो है वो ज्यादा हो जाता है। आयरन जो है वो एसेंशियल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये तो हमें पता है कि आयरन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज, और ये एसेंशियल किसके लिए भी होता है, टिश्यूज की ऑक्सीडेशन के लिए भी। फूड को जो है वो कॉमन सोर्स ऑफ आयरन जो है वो रिगार्ड किया गया है मोस्ट ऑफ द पीपल में। इनफैक्ट अगर हमें एनीमिया को भी ट्रीट करना है, अगर हम एनीमिया का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो वो भी जो है ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या करते हैं कि जो भी ट्रीट करेंगे पहले की क्या पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं या फिर किसकी वजह से एनीमिया हुआ है, उस कंडीशन को ट्रीट करेंगे। उसके साथ साथ वो सप्लीमेंटल आयरन आयरन थेरेपी भी रिकमेंड करेंगे, कुछ सप्लीमेंट्स भी देंगे जिससे कि बॉडी में ब्लड की जो है वो फॉर्मेशन हो। और ये तब होता है जब बॉडी में इनसफिशिएंट आयरन इनटेक हो, मतलब इनसफिशिएंट अमाउंट का आयरन प्रेजेंट होगा, या फिर एक्सेसिव आयरन जो है वो लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग और इनएडिक्वेट आयरन एब्जॉर्प्शन की वजह से। अब इस ऑर्डर को ट्रीट किया जाता है मैक्रोलिटिक एनीमिया। अब एनीमिया देखो बच्चों, एनीमिया भी बहुत सारे टाइप्स का होता है, ठीक है। एनीमिया भी बहुत सारे टाइप्स का होता है, जैसे कि मतलब मोस्टली एनीमिया जो होता है वो 6 टाइप का होता है। विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन, एप्लास्टिक एनीमिया, एनीमियाज एसोसिएटेड विद बोन मैरो डिजीजेस। अब यहाँ पर जो इन्होंने बात की है, यहाँ पर इन्होंने बात की है मैक्रोलिटिक एनीमिया की। तो मैक्रोलिटिक एनीमिया क्या होता है, जो एनीमिया बोन मैरो डिजीजेस के साथ एसोसिएट करता है उसको बोलते हैं मैक्रोलिटिक एनीमिया, ठीक है। और एनीमिया होता है जैसे हेमोलिटिक एनीमिया भी होता है, सिकल सेल एनीमिया भी होता है। तो मेनली 6 टाइप के एनीमियाज जो है वो होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बात की है मैक्रोलिटिक एनीमिया की। तो मैक्रोलिटिक एनीमिया जो है वो एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जो कि तब होता है जब बोन मैरो जो है वो एबनॉर्मली लार्ज आरबीसीज को जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। मतलब बहुत बड़े बड़े आरबीसीज को जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे एबनॉर्मल वे में। एबनॉर्मल वे में बहुत बड़े बड़े आरबीसीज को जो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है बोन मैरो, तो उसमें उसी कंडीशन को बोलते हैं मैक्रोलिटिक एनीमिया, ठीक है। अब आगे इन्होंने कहा है कि अगर मैक्रोलिटिक एनीमिया को ट्रीट करना है तो उसमें भी आयरन की प्रेपरेशन जो है वो बहुत ही यूजफुल होती है एज अ सप्लीमेंट। मतलब आयरन की प्रेपरेशन दी जाती है जब मैक्रोलिटिक एनीमिया को भी ट्रीट करना है, तो वहां पर भी आयरन के सप्लीमेंट्स जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। और साथ में उसके साइनोकोबाल्मिन को भी दिया जाता है, यानी कि विटामिन B12 जो होता है उसको बोलते हैं साइनोकोबाल्बिन, उसके सप्लीमेंट्स भी जो है वो दिए जाते हैं। बहुत सारी आयरन की प्रेपरेशंस जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे लिक्विड, ओरल, कैप्सूल्स, टैबलेट की फॉर्म में। और जो ओरल प्रेपरेशंस कुछ केसेस में जो है वो गिव राइज करती है, मतलब कुछ ओरल प्रेपरेशंस को लेने के बाद जो है वो कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन होती है जिसकी वजह से वॉमिटिंग और डायरिया भी होता है। ये सब साइड इफेक्ट्स को जो है वो कंट्रोल किया जाता है बाय रेगुलेटिंग द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज। अगर हम टाइम पे डोज लेंगे, टाइमली सब कुछ लेंगे, तो फिर इन सब चीजों को जो है वो हम रेगुलेट भी कर सकते हैं। सॉल्युबल फेरस सॉल्ट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं ज्यादा एफिशिएंटली देन द फेरिक सॉल्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। मतलब कि जो Fe2 पॉजिटिव आयंस में आयरन की फॉर्म में आयरन प्रेजेंट होता है वो ज्यादा इजीली एब्जॉर्ब करती है बॉडी एज कंपैरिजन टू Fe3 पॉजिटिव सॉल्ट्स की फॉर्म के कंपैरिजन में। दस आयरन कैन बी एडमिनिस्ट्रेट, और आयरन को जो है वो बहुत सारे फेरस फॉर्म में जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, इसलिए क्योंकि वो ज्यादा इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में। आगे इन्होंने बोला है हेमोक्रोमेटिसिस। अब हेमोक्रोमेटोसिस क्या होता है, आयरन स्टोरेज डिजीजेस को हेमोक्रोमेटिसिस बोलते हैं। जब कोई पेशेंट जो है वो ओवरडोज ले लेता है, मतलब जब ओवरडोज हो जाती है ओरल आयरन प्रिपरेशंस की, उससे क्या है वो बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स की जो है वो कंडीशन अराइज हो जाती है, कई बार डेथ भी कॉज हो जाती है यंग वंस में। तो आयरन पॉइजनिंग जो है वो प्रोग्रेसिवली जो होता है बहुत सारी वेरियस स्टेजेस में हो सकता है। फर्स्ट इन्होंने बताया कि अगर मैसिव आयरन का डिपॉजिट हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा आयरन की डिपॉजिट हो जाए अगर आफ्टर ईयर्स ऑफ द इंक्रीज, मतलब अगर बॉडी में ज्यादा से ज्यादा आयरन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाए, जब बॉडी एक लिमिट से ज्यादा आयरन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी, तो उससे क्या होगा कि मैसिव आयरन डिपॉजिट हो जाएगा बॉडी में, जिससे क्या होगा, दिस कॉज द इम्पेयरमेंट इन ऑर्गन फंक्शन। ऑर्गन फंक्शंस में कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट कॉज हो जाएगी। क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स जो होते हैं वो तभी डेवलप होते हैं जब टोटल बॉडी का आयरन जो है वो स्टोर करता है और रीच हो जाता है एट द लेवल ऑफ 15 to 40 ग्राम। मतलब क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स तभी डेवलप होंगे जब बॉडी में आयरन का लेवल 15 से 40 ग्राम तक
पहुंच जाएगा कंपेयर टू द नॉर्मल आयरन स्टोर्स ऑफ 0.2 टू 2 ग्राम, मतलब 0.2 से 2 ग्राम के कंपैरिजन में जब 15 से 40 ग्राम तक का लेवल जो है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा आयरन का, तब क्लिनिकल सिम्टम्स और साइंस जो है वो ऑब्जर्व होते हैं। द एक्सेस आयरन गेट्स डिपॉजिटेड इन द पैरेन्काइमा ऑफ द सेल्स ऑफ लीवर। अब एक्सेस अमाउंट का आयरन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है पैरेन्काइमा सेल्स में, लीवर के पैरेन्काइमा सेल्स में और अदर ऑर्गन्स में, और इन द फॉर्म ऑफ गोल्डन ब्राउन एग्रीगेट। और किस फॉर्म में स्टोर होता है? इनसॉल्युबल गोल्डन ब्राउन एग्रीगेट्स की फॉर्म में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसे हेमोसिडरिन भी बोलते हैं, जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि हेमोसिडरिन क्या होता है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द आयरन जो है वो स्टोर होता है फेरेटिन की फॉर्म में, बट इंक्रीजिंग द आयरन ओवरलोड, अगर आयरन का ओवरलोड इंक्रीज हो जाए तो वो हेमोसिडरिन की फॉर्म जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एज कंपैरिजन टू फेरेटिन से। विद एडवांसिंग द होमोसिडोरेसिस, अगर हेमोसिडोरेसिस की एडवांसमेंट देखें तो फिब्रोसिस इंक्रीज हो जाता है एंड सिरोसिस बिकम द फ्रीक्वेंटली इनडेवलप्ड इन फुली डेवलप्ड केसेस। अगर फिब्रोसिस की जैसे हेमोसिडरिन की कंसेंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो गई और अगर उसकी और एडवांसमेंट यानी कि और वर्स्ट स्टेज पहुंच गया तो फिब्रोसिस अराइज हो जाएगा, फिब्रोसिस अराइज हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा लीवर में, जिससे कि और भी ज्यादा जो है वो फर्दर वर्स्ट केसेस के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। स्किन पिगमेंटेशन का रिजल्ट भी आता है बाय द एपिडर्मल मेलानिन, अगर एपिडर्मल मेलानिन की वजह से जो है वो स्किन पिगमेंटेशन भी कॉज हो जाता है, वेयर एज ग्रे अपीयरेंस भी कॉज होता है बाय द हेमोसिडरिन की वजह से। अब जो गोनेडोट्रोफिक सेल्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो भी हेवीली इनफिल्ट्रेटेड होते हैं विद हेमोसिडरिन, हेमोसिडरिन से वो भी काफी ज्यादा इनफिल्ट्रेटेड फॉर्म में आते हैं, और जिससे क्या होता है कि सेकेंडरी टेस्टिकुलर एट्रोफी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन और सिम्टम जो भी है फुली डेवलप्ड डिजीजेस का, वो यही होता है हिपैटोमेगैली। हिपैटोमेगैली में क्या होगा कि लिवर के साइज जो है वो एनलार्ज हो जाएगा, उसको हिपैटोमेगैली बोलते हैं। तो बहुत सारे क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स हैं इसके, जैसे हिपैटोमेगैली, स्किन पिगमेंटेशन, वीकनेस, लेथार्सी, क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन, डायबिटीज, अर्थेल्जिया, लॉस ऑफ लिबिडो और इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर बताया आयरन पॉइजनिंग के बारे में। अब आयरन पॉइजनिंग जो है उसे यूजुअली ट्रीट किया जाता है बाय द गैस्ट्रिक लार्वेज, गैस्ट्रिक लार्वेज से यूजुअली ट्रीट करते हैं। अब गैस्ट्रिक लार्वेज क्या होता है कि जैसे किसी पेशेंट को आयरन की पॉइजनिंग हो जाती है तो माउथ या फिर नोज के थ्रू जो है वो ट्यूब को अंदर डालते हैं स्टमक में, ठीक है, माउथ या फिर नोज के थ्रू जो है वो ट्यूब को जो है वो अंदर डालेंगे, मतलब बॉडी के अंदर डालेंगे स्टमक में, और ताकि वहां से जो है वो टॉक्सिकेंट को रिमूव कर सके। अब वो टॉक्सिकेंट कैसे रिमूव करेगा? अकेला ट्यूबिंग थोड़ी ना टॉक्सिकेंट रिमूव करेगा ना, तो ट्यूब को जब डालते हैं माउथ या नोज के थ्रू स्टमक में, तो साथ में जो है एक सलाइन सोल्यूशन डालते हैं उस ट्यूब के थ्रू। जब उस ट्यूब के थ्रू सलाइन सोल्यूशन डालेंगे स्टमक में, तो सक्शन के थ्रू जो है वो टॉक्सिकेंट्स को रिमूव किया जाता है, मतलब कि सक्शन अप्लाई करेंगे, सक्शन से क्या होगा कि वो बैक फ्लो हो जाएगा, और बॉडी के अंदर अगर किसी पेशेंट को आयरन पॉइजनिंग है तब वो आयरन जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, मतलब जो भी आयरन के टॉक्सिकेंट बॉडी में प्रेजेंट होंगे वो बाहर निकल जाएंगे इस प्रोसेस के थ्रू, गैस्ट्रिक लार्वेज के थ्रू, ठीक है। अब आयरन पॉइजनिंग जो है वो यूजुअली ट्रीट किया जाता है बाय द गैस्ट्रिक लार्वेज के थ्रू, जो कि फॉलोड होता है बाय गिविंग द सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी दे सकते हैं और साथ में सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट भी दे सकते हैं, विच इज एबल टू कन्वर्ट आयरन, जो कि आयरन को इनसॉल्युबल आयरन सॉल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इफ नो एविडेंस ऑफ किडनी डैमेज इज अवेलेबल, अगर कोई किडनी का डैमेज नहीं हुआ है तो डिफेरोक्सेमाइन भी ओरली, मतलब डिफेरोक्सेमाइन जो है वो एक ड्रग है, उसे भी ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं टू प्रिवेंट द एड्सॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन के एड्सॉर्प्शन को प्रिवेंट करने के लिए इस ड्रग को भी दिया जा सकता है। अब डिफेरोक्सियामाइन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, पेरेंट्रली भी एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जो कि क्या करता है, चिलेशन कर देता है, जो चिलेशन की प्रोसेस आपने सुनी है ना, चिलेट कर देता है, जो कि आयरन के साथ कंबाइन होकर उसे चिलेट कर देगा और यूरिन के थ्रू जो है वो पास आउट हो जाएगा। इसे जो है वो यूज किया जाता है कब? जब अनबाउंड आयरन कंफर्म हो, मतलब कि जब डॉक्टर को या फार्मासिस्ट को ये कंफर्म हो जाए कि पेशेंट की बॉडी में अनबाउंड आयरन प्रेजेंट है, तब ये ड्रग दी जाती है डिफेरोक्सियामाइन, और डिफेरोक्सियामाइन जो है वो फिर अनबाउंड आयरन के साथ जो है वो चिलेट हो जाता है, और चिलेट होने के बाद जो है वो यूरिन के थ्रू जो है वो पास आउट हो जाता है बॉडी से।
अब आयरन की प्रेपरेशंस को जो है वो चिल्ड्रन से भी दूर रखा जाता है, मतलब ज्यादातर बच्चों के पास नहीं रखी जाती आयरन की प्रेपरेशंस। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हमने इतना ही डिस्कस किया है। अब हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है ऊपर, वो सब कुछ जो है वो अच्छे से दोबारा रिवाइज करना, क्योंकि जब आप इसको अच्छे से रिवाइज करोगे तभी आपको प्रॉपरली याद रहेगा कि आयरन के बारे में, कि आयरन क्या होता है, आयरन के मेन फंक्शंस क्या है, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो कुछ कुछ हद तक जो है वो कॉमन चीजें हैं। और ज्यादातर आपको इन चीजों का तब पता चलेगा जब आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग वगैरह लगाओगे। हॉस्पिटल ट्रेनिंग में वहां पर अलग अलग पेशेंट्स आते हैं, तो आप जब वहां पर देखोगे कि ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो आयरन के फॉलिक एसिड्स वगैरह की जो ड्रग्स होती हैं, जो टैबलेट्स होती हैं, वो फ्री में दी जाती हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स को, तो वो बहुत ही जरूरी होता है उनके लिए उन दिनों में। इसलिए जो है वो उनको फ्री में जो है वहां पे अवेलेबल होती है वो फॉलिक एसिड्स के सप्लीमेंट्स। तो ये सब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये सब कॉमन चीजें भी हैं, आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपके घर में कोई केस होता है, कोई वुमेन प्रेग्नेंट होगी, तो आपको पता होगा कि उसकी क्या टेक केयर करनी है, या फिर उसको किस किस चीज की जरूरत है। तो ये सब चीजों का पता होना जो है वो काफी हद तक जरूरी भी होता है। ठीक है, आज के लिए बस अब इतना ही। थैंक यू।